नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती एग्जाम के लिए पशुपालन यानी कि पार्ट बी का ये बेहतरीन मॉडल पेपर हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीटली 45 प्रश्न पढ़ेंगे और 45 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये आपके लिए टारगेट सा रहेगा। दोस्तों, अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपने कुछ भी अगर पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है तो भी इस मॉडल पेपर को देखना अनिवार्य बन जाता है कि देखो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप यूं समझें कि कैसा पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग देखें, है ना। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो फिर अपनी तैयारी का आकलन करने का जो है समय आ चुका है। तो दोस्तों, ज़रूर इस मॉडल पेपर को देखिएगा और आपको अपनी तैयारी में ये मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये मॉडल पेपर। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पूरे जो प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गौ पशु परियोजना निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप कहेंगे सर इसका आंसर तो जो है होगा ऑप्शन ए, यानी कि मेरठ यूपी में है। कहाँ पे है? मेरठ यूपी में है। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राज्य में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर पशु गणना करवाता है, कौन करवाता है? यानी राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है, वो भी कितने अंतराल में? 5 वर्ष के अंतराल में। तो राइट आंसर क्या होगा? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये करवाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वाधिक बकरियों वाला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, सबसे अधिक बकरियों वाला राज्य 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार अगर हम बात करें तो वो कौन सा है राज्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। बोले सर ऑप्शन सी ही लॉक करेंगे, राजस्थान आपका सही आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना, राजस्थान हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल कितना दुग्ध उत्पादित हुआ, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों 33.26 MT दूध जो है उत्पादित हुआ है 21-22 के अनुसार राज्य में कुल, है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बेहतरीन सवाल था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उपलब्धता वाला जिला जो है वो कौन सा है? बताइए दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उपलब्धता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक तो आपका आंसर आएगा उपलब्धता वाला जिला, है ना। उपलब्धता, उत्पादन वाला नहीं पूछा है। उपलब्धता की बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि जैसलमेर को सबसे अधिक उपलब्ध होता है दूध, है ना। अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध लैक्टोस यानी दुग्धम का प्रतिशत कितना होता है? भैंस के दूध में लैक्टोस का प्रतिशत जो होता है ना वो दोस्तों होता है 5.4% होता है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप करेक्ट आंसर सी को बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। और नेक्स्ट सवाल है कि दुग्ध में पाई जाने वाली प्राकृतिक अल्पता है ना, प्राकृतिक अम्लता 0.12 से 0.16% के कारक है, का या के कारक है? CO2, कैसीन या फास्फेट और एल्बुमिन या उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे सर हम तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को। तो बिल्कुल आपका सही आंसर चला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि सर्दियों में दही जमाने के लिए दूध में उचित जामन डालकर लगभग कितने समय तक रखते हैं? ये दूध है, ठीक है। दूध में उचित जामन डालकर लगभग कितने समय तक रखते हैं? तो जाहिर सी बात है राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 से 14 घंटे रखते हैं। अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो ज़्यादा, जैसे 12 से 14 घंटे रखना ही होगा। अगर कम आप देखेंगे, जैसे जितने कम घंटे देखेंगे वो जो है दही उतना बेहतर नहीं जमेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मध्य व्हिपिंग क्रीम में वसा प्रतिशत होना चाहिए, कह लीजिएगा मध्यम क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए? 35 करें या 45 करें? बोले सर 35 कर लीजिएगा, ऑप्शन बी को। बड़ा लाजवाब सवाल था, इंपॉर्टेंट भी सवाल था। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ भेड़ को किस नाम से जानते हैं हम? प्रौढ़ भेड़ यानी कि बूढ़ी जो भेड़ होती है और जिसे हम मादा कहते हैं, प्रौढ़ भेड़ को किस नाम से जानते हैं? तो ईव के नाम से जानते हैं प्रौढ़ भेड़ को। यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो सारिणी है दोस्तों, आपने सारिणी अगर नहीं पढ़ी है तो उस टेबल को अच्छे से रट लीजिएगा। टेबल जितनी आप याद करेंगे वहाँ से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में, है ना। दुग्ध बर्तनों को धोने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित विधि कौन सी है? दूध के बर्तनों को धोने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रचलित विधि है ना वो है सूखी विधि, है ना। सूखी विधि है, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पशु अरुमंधी नहीं है। अरुमंधी नहीं है, इनमें से कौन सा पशु है वो? बोले सर वो तो है बकरी है ना, बाकी अरुमंधी है बकरी। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि रेम का संबंध है। रेम का संबंध है, रेम दोस्तों देखिए हमने ईव पढ़ा, अब हमारे सामने आ रहा है शब्द रेम। तो रेम जो है ना, ये भेड़ की प्रौढ़ मादा तो नहीं है, ये प्रश्न तो आपका हो चुका है अब, है ना। भेड़ की प्रौढ़ नर है ना, भेड़ की प्रौढ़ नर जो है, प्रौढ़ नर जो है वो ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, रेम का संबंध है, ठीक है। भेड़ की प्रौढ़ नर जो है वो रेम से हम कहें तो उच्चारित होगी। और अगला सवाल है कि कौन सी नस्ल की गाय जालोर के सांचौर तहसील में बहुतायत रूप से देखने को मिलती है? तो कांकरेज कर लें क्या? ऑप्शन ए को लॉक कर दें? यस सर करेंगे ही, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया तो बेहतरीन सवाल है। हालांकि जो अपने राठी गाय है वो ऑप्शन में नहीं है। राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक दूध और हम बात करें तो वही देती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल किस नस्ल का है? इनमें से कौन सी वो भैंसों की नस्ल है जिसमें सबसे अधिक दुग्ध काल है, यानी कि लंबे समय तक दूध देने वाली भैंस है? वो है मेहसाणा भैंस, है ना, मेहसाणा भैंस। आप याद रखेंगे, बड़ा लाजवाब सवाल है। ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया, इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है कि बकरी की नस्लें चेगू व चागथान को किस उद्देश्य से पाला जाता है? ये बकरी की नस्लें दोस्तों चेगू और चागथान को किस उद्देश्य से पाला जाता है? तो बाल या मांस बताइए। आप कहेंगे सर पश्मीना, पश्मीना के उद्देश्य से पाला जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आपको लास्ट तक जुड़े रहना है ना। अभी तक हमारे 17 प्रश्न हुए, 17-18 6 मिनट में। तो अगले 45 प्रश्न, ये हूबहू मॉडल पेपर यूँ समझ लीजिएगा। ये जो पेपर है ये आप कितने मिनट में करते हैं और कितना समय आप लगाते हैं और कितने प्रश्न सही करते हैं, ये सारी बातें देखने वाली होगी। अगला क्वेश्चन है, ऊंट पशु में मध चक्र कितने दिन का होता है? ऊंट पशु में मध चक्र जो होता है ना, वो कितने दिनों का होता है? वो 23 दिनों का होता है। कितने? 23 दिन का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे ना सर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि सारकोटिव कैमेलाई किस पशु रोग का कारक है? देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज है, इस सीरीज़ का मुझे नाम देना है, अभी तक मैंने नाम नहीं दिया है। या तो 2500 प्लस प्रश्न रहने वाले हैं या फिर 2222 प्रश्न की सीरीज़ रहने वाली है। जैसे भी मैं आपके लिए ये नाम देने वाला हूँ इस सीरीज़ का, ये हूबहू मॉडल पेपर सीरीज़ का, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा, पूरी सीरीज़ आपके लिए कंप्लीट रहेगी, ठीक है। तो 45 कंप्लीट जो है प्रश्न रहेंगे हर एक क्वेश्चन पेपर में। तो जितनी भी सीरीज़ होगी, है ना, ये प्रश्न इतने रहेंगे, जितनी भी सीरीज़ बनेगी वो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बनने वाली है। तो जुड़े रहिएगा बस। सारकोप्टिव कैमेलाई किस पशु रोग का कारक है? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर को किसको लॉक करें हम? मेंज को करेंगे। मेंज है ना, मेंज ऐसे लिखा जाता है, क्या बात है, हाँ मेंज। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है कि पशु प्लेग रोग की उष्मायन अवधि कौन सी है? पशु प्लेग रोग की उष्मायन जो अवधि है ना, वो कितने दिनों की है? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिनों की अवधि रहती है पशु प्लेग रोग की उष्मायन अवधि। और अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि किस पशु रोग में मृत्यु दर जो है 80 से 90% व उष्मा अवधि 1 से 2 दिन है? इनमें से वो कौन सा पशु रोग है? तो अभी हमने बात करी, अभी तो करी पशु प्लेग की, लेकिन अब हम बात करेंगे गलघोंटू की। गलघोंटू, है ना। प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा कि किस पशु रोग में, है ना, पशु का नाम नहीं बोला है आपको बताना है पशु रोग का। किस पशु रोग में मृत्यु दर 80-90% व उष्मा अवधि 1 से 2 दिन रहती है? गलघोंटू बड़ा खतरनाक रोग है भैया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो और पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो आनंद, बेंगलोर या करनाल या हिसार? तो किसको लॉक करेंगे हम? करनाल को कर लेंगे। और करनाल आपके कहाँ पे पड़ता है? बोले सर करनाल हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो और पशु अनुवांशिक संस्थान, है ना, तो ये दोनों करनाल में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम पशु गणना कब समाप्त हुई थी? बताइए जरा। राजस्थान में पहली पशु गणना कब संपन्न हुई थी? समाप्त नहीं, सॉरी, संपन्न कब हुई थी? तो 1951 को नहीं, बल्कि 1919 से 20 में शुरू हुई थी, है ना, 19-20 में शुरू हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ओके, सबसे पहली बात हो रही है ना।
अगला क्वेश्चन है 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार देश में मवेशी यानी कि कैटल की संख्या कितनी है, मवेशियों की संख्या कितनी है, कितने मिलियंस में है? बोले सर 192 मिलियंस में, 192.49 मिलियंस में है मवेशियों की संख्या, या फिर कह लीजिएगा कैटल्स की संख्या, यानी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बड़ा अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति या दिन दूध की उपलब्धता कितनी है? 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति कितनी है दूध की उपलब्धता? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है 1150 ग्राम, है ना, 1150 ग्राम। तो लॉक करेंगे हम ऑप्शन सी को। हालांकि इतनी मुझे तो नहीं लग रही कि आप दूध लेते हैं जी, अगर ऐसा है तो बताइए हमें ज़रूर, हमें भी पता चले कि वास्तव में आप कितना कुछ मतलब कि एक हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, वर्ष 2021-22 में भारत में दुग्ध उत्पादन कितना हुआ है? तो भारत में दुग्ध उत्पादन हुआ है 221.0 MT का, यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि 2021-22 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है भैया पहला, ठीक है। पहले तो दूसरा स्थान था, लेकिन अब कौन सा स्थान है? अब हमारे राजस्थान का पहला स्थान, राजस्थान पहले पायदान पर आ चुका है, पहले दूसरा स्थान था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक खनिज लवण युक्त दूध किस पशु का होता है? खनिज लवण युक्त दूध जो है ना, वो कौन से पशु का होता है? तो भैंस का करे या भेड़ का? बोले सर भेड़ का कर लीजिएगा। तो क्या पूछा है? लवण युक्त दूध। दोस्तों ऐसा प्रश्न एक और आएगा आपके सामने, खनिज लवण युक्त, तो ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। एक इसी प्रकार का एक प्रश्न आएगा आगे, पशुओं में मिल्क स्राव को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन्स दिए जाते हैं, या फिर कौन सा हार्मोन्स दिया जाता है? तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रोलैक्टिन है ना, प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, और मुझे लगता है ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में इस प्रकार के हूबहू प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। अगला सवाल कि कोलेस्ट्रम का अपेक्षित घनत्व लगभग कितना होता है? 1 पॉइंट कितना होता है ये आपको बताना है, कोलेस्ट्रम का अपेक्षित घनत्व। तो आप कहेंगे सर इसका तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे, 1.055, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं वास्तव में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, और हमारे अब ज़्यादा प्रश्न नहीं रहे हैं। दुग्ध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? दुग्ध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? तो बताएंगे आप लोग, गर्बर विधि के द्वारा। देखो दुग्ध में उपस्थित वसा, कि भाई वसा कितना है, वसा की मात्रा कितनी है, तो उसके लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो गर्बर के द्वारा, गर्बर विधि के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई या फिर कह लीजिएगा वसा की मात्रा कितनी होती है? देखिए दोस्तों, चिकनाई कह लो या वसा कह लो एक ही बात है। जर्सी गाय के दूध में औसतन वसा जो है ना वो 5% की होती है। कितनी? 5%, यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि दूध में प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? देखिए दोस्तों, दूध में प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। देखो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। दोनों का जो है इसमें मिश्रण है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से क्या होता है, दूध में प्रमुख शर्करा लैक्टोज बनती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। अगला सवाल देखिए कि गाय की कौन सी नस्ल है जो दुधारू है और उसके बैल खेती के काम आते हैं? बहुप्रयोजन, है ना। तो गाय की वो नस्ल है जो राठी है और जो दुधारू है अच्छी, और उसके बैल खेती के भी काम आते हैं। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। तो प्रयोजन की बात करें तो बहुप्रयोजन हो गया ही, है ना। बाकी हम बात कर चुके हैं कांकरेज के बारे में। कांकरेज नस्ल के बारे में हमने बात करी कि भाई कांकरेज नस्ल कहाँ पे है, सांचौर जालोर में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बाकी गायों के बारे में भी हम देखेंगे, सवाल आएगा आगे। बिल्कुल, भेड़ का बधियाकृत नर कहलाता है। भेड़ का बधियाकरण, देखो बधियाकरण अगर आपने पढ़ा है थ्योरी में तो ज़रूर, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको वन लाइनर अप्रोच पे दोस्तों वन लाइनर में एक मैराथन क्लास देने वाला हूँ। किसकी? इसी पशुपालन सब्जेक्ट की, पशुपालन सब्जेक्ट की वन लाइनर अप्रोच पर एक मैं मैराथन क्लास देने वाला हूं, जिसमें आपको इसके शाब्दिक अर्थों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, शब्दावली को बताने वाला हूं, और काफ़ी सारी ऐसी जो नए नए शब्द है काफ़ी सारे, उनके अर्थ को बताने वाला हूं। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको और कुछ फ़ायदा हो सके। तो ज़रूर जुड़िएगा, उसमें भी वो क्लास आपको अगले हफ्ते में दी जाएगी, ठीक है। ओके, भेड़ का बधियाकृत नर क्या कहलाता है?
तो मेढ़ा कहलाता है? नहीं, क्या कहलाता बताइए सर? कहलाता है वीडर, है ना। वीडर को लॉक करेंगे। इसकी भी एक साइलेंट टाइप सभी के लिए आपको याद करनी है, बदियाकृत वाला, है ना। अगला क्वेश्चन, किस पशु में मैथुन की क्रिया सिंग नहीं कहलाती? मैथुन की क्रिया सिंग नहीं कहलाती, वो है भेड़। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, बाकी सभी में सिंग कहलाती है। अगला सवाल है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंट के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है? देखिए दोस्तों, ऊँटों की नस्लों के बारे में मुख्य रूप से आप बात करें तो नाचना नस्ल है ना, और अपने बीकानेरी नस्ल है, और बोले सर जैसलमेरी नस्ल है, जैसलमेरी, मेवाती नस्ल है, जैसलमेरी, है ना, मेवाती है, लेकिन कौन सी है? तो आप सभी का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बोले सर ऑप्शन ए होगा मेवाड़ी। मेवाड़ी ऊँट जो है, बाकी मैंने आपको बता दिया है जो भी क्या क्या कहाँ है। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? पशुओं का रोग है, और उन पशु रोग का जो जीवाणु का नाम है वो है क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई। ये किस जीवाणु के रोग का कारक है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक क्वार्टर का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, बदबूदार दस्त, सांस लेने में तकलीफ व सीटी की आवाज़ मुर्गियों में किस रोग के लक्षण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूकेशल रोग, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो, बदबूदार दस्त होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, और सीटी की आवाज़ मुर्गियों में किस रोग के लक्षण है? तो न्यूकेशल रोग के लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, बछड़े बछड़ियों यानी कि काफ में, है ना, काफ में सींगों को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, किसको लेते हैं? यानी कि छोटे बच्चों को के सींगों को काटने के लिए, हटाने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है? तो कास्टिक पोटाश का प्रयोग लिया जाता है। और ये हमारे वन लाइनर अप्रोच पर जो क्लास आएगी उसमें भी देखने को मिलेगा आपको ऐसे ही प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं में पेचिश रोग कारण है। पेचिश रोग का क्या कारण है पशुओं में? तो ये कारण है प्रोटोजोआ जो है जनित जो रोग होते हैं, ठीक है। पेचिश रोग किसका कारण है? प्रोटोजोआ जनित रोग है वैसे भी पेचिश। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के अनुसार राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादित है, यानी परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 45% को लॉक करेंगे। और सर्वाधिक ऊन हमारे कहाँ पे देखने को मिलता है? जोधपुर में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है। और ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? बोले सर वो बीकानेर में है, ठीक है। बीकानेर और जोधपुर दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस रहती है? गोबर गैस के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस रहती है? तो आप कहेंगे सर इसमें तो CFC गैस रहती है, CFC गैस, है ना। ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। अगला सवाल देखिए कि हाथी घास के नाम से कौन सी घास को भी जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सी वो घास है जिसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों नेपियर घास। नेपियर घास को हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। सेवण घास आप सभी जानते हैं लंबाई में सबसे अधिक होती है। दामन घास, मुरट घास, ये तीनों की तीनों घासें राजस्थान में पाई जाती हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पशुओं में पाए जाने वाले अंत परजीवी का उदाहरण नहीं है? कीवर्ड पर ध्यान देना, नहीं वाले को, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा किलानिया। दोस्तों निम्न में से कौन सा पशु में पाए जाने वाला अंत परजीवी का उदाहरण नहीं है? तो किलानिया नहीं है, यानी ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। अगला क्वेश्चन है, मस्कावी व वरदान किस 4 फसल की प्रमुख किस्म है? कौन से चारा फसल की, है ना, कौन से चारा फसल की प्रमुख किस्म है मकवावी व वरदान? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बरसीम की, है ना, रिजका नहीं बल्कि बरसीम का। दोस्तों थोड़ा सा वर्ड में जो है क्वेश्चन टाइप होने में वर्ड्स में मिस्टेक हो रखा है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, कुछ है तो आपको आप भी एडजस्टमेंट करते चलेंगे, है ना। हाँ, तो चलिए कुल मिला के बात यह है कि आज की क्लास हमारी फिनिश हो चुकी है। और अगर दोस्तों बात करें, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जुड़ने के लिए। अगर आप PTT का, पशु परिचर का फ्री कोर्स लेना चाहते हैं तो भी ज़रूर ले सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये प्रश्नवाचक आपके लिए हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी खुशी होगी।
और आपको भी खुशी होगी कि हाँ कितने क्या करते हैं और कितने लोग जो है कितने सही करते हैं इस प्रकार से। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।